Good morning, students. I'm Markandeya Mishra. Today, I'm again with you with a next video class. In this video class, I will teach you the remaining part, which is related to your first chapter. The name of the chapter is Production and Management of Crafts. Students, as you have already learnt in the previous video about the different methods of crop production, today I will teach you the seventh step of crop production, which is the protecting a crop, means एक फसल की सुरक्षा करना. In this heading it is given that crops do not remain under any shelter. फसलों को किसी छाया में नहीं रखा जा सकता है, छोड़ा नहीं जा सकता है. दे आर एक्सपोज टू सेवरल डेंजर्स. इन्हें विभिन्न खतरों में का सामना करना पड़ता है. एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट मीन्स जलवायु का चरमोत्कर्ष, मीन्स जलवायु का परिवर्तन होना. स्ट्रे एनिमल्स, छूटे हुए जानवर. पेट्स, पालतू जानवर. एंड डिजीजेज आर द चीफ थ्रेट्स फॉर द क्रॉप्स. और रोग यही मुख्य थ्रेट्स होते हैं क्रॉप्स के लिए, मीन्स यही मुख्य रूप से डरावनी स्थितियां होती हैं किसी भी फसल के लिए. एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर रिक्वायर्ड द सेंसिटिव क्रॉप्स टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्कॉर्चिंग सन एंड आइसी कोल्ड. जैसा कि आप जानते हैं, जब मौसम परिवर्तन हो रहा होता है उस समय फसलें सुरक्षित होनी चाहिए, मीन्स फसलों को सुरक्षा रखना चाहिए. स्कॉर्चिंग सन, इन्हें झुलसते हुए सूर्य के प्रकाश में न रखा जाए या न छोड़ा जाए, और अत्यधिक तापमान पर भी न छोड़ा जाए. स्ट्रे एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाई इरेक्टिंग फेंसेज. और छूटे हुए जानवरों से हम फसलों को चहारदीवारी खड़ा करके बचा सकते हैं. पेट्स कैन बी केप्ट अवे फ्रॉम क्रॉप्स बाई सेटिंग अप स्क्रूकॉज एंड बाई यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. पेट्स, पालतू जानवर जो कि फसलों के पास पहुंचते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार के धोखे बना करके और विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को खेतों में छिड़क करके दूर किया जा सकता है. हियर स्टूडेंट, देयर इज अ वर्ड स्केयर क्राउज. एज you have seen in the fields that we make some images, false images. To see these images, animals scares, afraid, and they do not come in the field. Students, जैसा कि आपने खेतों में देखा होगा, हम विभिन्न प्रकार के आकृतियों का निर्माण कर देते हैं जो दूर से देखने में डरावनी लगती हैं, और जानवर इन आकृतियों को देखते हैं और डर जाते हैं, खेतों में नहीं आते हैं. इससे फसलों की सुरक्षा हो जाती है. बट दीज केमिकल्स आर यूज्ड, स्प्रेड व्हेन इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स आर एट द वीकेस्ट स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. इन केमिकल्स का इंसेक्ट्स और पेस्ट्स पर तभी छिड़काव कर सकते हैं जब ये अपने लाइफ साइकिल के सबसे कमज़ोर स्टेज में होते हैं. जब ये इंसेक्ट्स और पेस्ट्स ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इन केमिकल्स के प्रति ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं, मीन्स अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं. हियर इट इज़ गिवन दैट but these chemicals are used, sprayed when insects and pests are at the weakest stage of their life. इन केमिकल्स का उपयोग या छिड़काव तभी किया जा सकता है जब इंसेक्ट्स और पेस्ट्स अपने लाइफ के वीकेस्ट स्टेज में होते हैं. ग्रोन अप पेस्ट बिकम रेजिस्टेंस टू दीज केमिकल्स. बड़े होने पर, वयस्क होने पर ये पेस्ट जो होते हैं, कीट जो होते हैं, वे इन केमिकल्स के प्रति रेसिस्ट हो जाते हैं. हियर स्टूडेंट,
you can see that in the image fences around the field have been made for the protection of crops. In the next page it is given that but these chemicals must be sprayed in proper amount only. इन केमिकल्स को उचित मात्रा में ही छिड़कना चाहिए. ओवर स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स कैन सर्टेनली हार्म द प्लांट्स एंड पॉल्यूट द इन्वायरमेंट एज वेल. ओवर स्प्रेइंग अत्यधिक छिड़काव इन केमिकल का करने के बाद निश्चित रूप से पौधों को नुकसान पहुंचता है और इससे वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है. We should remember that spraying of these chemicals causes them to enter the food chain as they stick to fruits and vegetables. We should remember that हमें यह याद रखना चाहिए कि spraying of these chemicals इन केमिकल्स का छिड़काव करना causes them to enter the food chain. इसके कारण से ये केमिकल्स फूड चेन में इंटर कर जाते हैं. मीन्स खाद्य श्रृंखला में जो जीवन से जुड़ी हुई खाद्य श्रृंखला होती है उसमें प्रवेश कर जाते हैं. एज दे स्टिक टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और इसी कड़ी में ये फलों और सब्जियों से चिपक जाते हैं. सो दे मस्ट बी प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर यूज. इसलिए फल एवं सब्जियों का उपयोग करने से पहले उन्हें अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, पानी में धो लेना चाहिए. When swarms of locust and grasshopper attack crops, जब लोकस्ट्स का टिड्डियों का झुंड या ग्रासहोपर्स का झुंड मीन्स टिड्डों का झुंड, अटैक क्रॉप्स मीन्स फसलों पर आक्रमण कर देता है. मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स डू नॉट वर्क. तब इन केमिकल्स का मैनुअल स्प्रे मीन्स हाथों से छिड़काव कार्य नहीं कर पाता है. स्मॉल एयरक्राफ्ट्स आर यूज्ड टू स्प्रे दीज केमिकल्स ओवर वास्ट एरियाज. तब हम छोटे छोटे वायुयानों का उपयोग करते हैं इन केमिकल्स को बड़े विस्तृत क्षेत्र में छिड़काव करने के लिए. स्टूडेंट्स, एज यू हैव सीन इन द टेलीविजन दैट टुडे इन द कोरोना पीरियड सैनिटाइजिंग प्रोसेस इज developing or sanitizing is spraying by drone in the most populated areas. So in the same way spraying of chemicals take place by small aircrafts. Students, जैसा कि आपने इस कोरोना पीरियड में देखा होगा कि ऐसे एरियाज जहाँ पर बड़े बड़े सैनिटाइजिंग टैंक्स नहीं जा पाते होंगे, वहाँ पर सैनिटाइजिंग करने के लिए ड्रोन्स का यूज़ किया जा रहा है और ड्रोन्स के थ्रू वहाँ उन एरियाज़ में सैनिटाइजिंग की जा रही है. इन द सेम वे जब टिड्डियों का अटैक होता है किसी फसल के ऊपर तो स्मॉल एयरक्राफ्ट्स के द्वारा पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स का बड़े क्षेत्रों में छिड़काव किया जाता है. इससे फसलों को सुरक्षा मिल जाती है. सम कॉमन इंसेक्टिसाइड्स आर BHC. कुछ कॉमन इंसेक्टिसाइड्स हैं, कीटनाशक हैं BHC. स्टूडेंट्स, एज यू नो द फुल फॉर्म ऑफ BHC इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कॉमनली नोन एज गैमेक्सिन, जिसको सामान्य रूप से गमक्सिन भी कहा जाता है. मैलाथियान एंड डिसिस्टेंट, मैलाथियान और डिस्टोन ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जिनका यूज़ हम
फसलों की सुरक्षा के लिए एज ए केमिकल्स करते हैं। प्लांट्स आर आल्सो डैमेज्ड बाय डिजीजेस काज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया और वायरसेज। प्लांट्स को डैमेज हो जाता है, हानि हो जाती है कुछ रोगों के द्वारा जो कि फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस से उत्पन्न होते हैं। दी डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड्स, एयर, सॉयल और थ्रू इंसेक्ट्स। ये डिजीजेज बीजों के द्वारा, हवा के द्वारा, मिट्टी के द्वारा या खुद इंसेक्ट्स के द्वारा, छोटे छोटे जीव जंतुओं के द्वारा फैलते हैं। फॉर एग्जाम्पल रस्ट एंड स्मट आर द फंगल डिजीज ऑफ व्हीट। गेहूँ में रस्ट और स्मट नाम के फंगल डिजीज होते हैं। ब्लाइट ऑफ पोटैटोज इज आल्सो ए फंगल डिजीज। आलू में ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लाइट मीन्स जगह जगह पर दाग लग जाना, दाग पड़ जाना, यह रोग भी आलू में फंगल डिजीज है। विल्ट इज डिजीज काज्ड बाय बैक्टीरियम। विल्ट एक ऐसा डिजीज है जो कि बैक्टीरियम के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। द जाइलम टिश्यूज ऑफ प्लांट्स गेट्स ब्लॉक्ड। पौधों में जो जाइलम टिश्यू होते हैं, जाइलम ऊतक होते हैं, वे ब्लॉक हो जाते हैं, वे बंद हो जाते हैं। एंड द प्लांट्स विल्ट डाइज एज वाटर कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड प्रॉपरली इन द प्लांट्स। और पौधों की विल्ट जो होती है, पौधों में जो छोटी छोटी नलियाँ होती हैं जिनके द्वारा जल की सप्लाई होती है, वह मर जाती हैं क्योंकि उनमें सही मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है। स्टूडेंट्स, here you can see the image how a farmer is spraying fungicides. The next heading is given harvesting, threshing and winnowing means फसल की कटाई करना, मड़ाई करना और ओसाना means भूसे और अनाज को एक दूसरे से अलग करना। We have read about how soil is prepared, how seeds are sown and how we protect them. हमने पढ़ा कैसे मिट्टी तैयार की जाती है, बीज बोए जाते हैं और उनकी सुरक्षा की जाती है। Now we will study about harvesting and threshing. अब हम फसल की कटाई और मड़ाई के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। When a crop has completed its life cycle from sowing of seeds to maturation and yielding of seeds again, it is called a ripe crop. जब क्रॉप, कोई फसल अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, अपने जीवन चक्र को पूरा कर लेता है, फ्रॉम सोइंग ऑफ सीड्स टू मैचुरेशन, बीजों को बोने से लेकर के मैच्योर हो जाने तक, उन्हें पूरी तरह से तैयार हो जाने पर, और यील्डिंग ऑफ सीड्स अगेन, और फिर से बीज के रूप में बदल जाने तक, इट इज़ कॉल्ड ए राइप क्रॉप, तब इसे पकी हुई फसल कहते हैं। एंड देन इट इज़ रीप्ड और पिक्ड, तब इसे या तो काट लिया जाता है या तो उखाड़ लिया जाता है। दिस रीपिंग और पिकिंग ऑफ ए क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, और यह काटने या उखाड़ने की प्रक्रिया ही कटाई और मड़ाई कही जाती है, मीन्स कटाई कही जाती है। स्टूडेंट्स, हियर यू कैन सी द मैनुअल हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप बाय फार्मर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसके पहले के स्टेप्स में यह पढ़ा कि कैसे मिट्टी तैयार की जाती है, कैसे बीजों को बोया जाता है, कैसे उनकी सुरक्षा की जाती है। लेकिन अब हम हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे। जब कोई क्रॉप अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, और यह लाइफ साइकिल बीजों को बोने से लेकर के और फिर से बीजों के पुनः उत्पन्न हो जाने तक होती है, तो हम इस स्थिति को
पकी हुई फसल कहते हैं। और जब फसल पक जाती है तो इसे या हम काट लेते हैं या फिर उखाड़ लेते हैं। इस प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। और आप एक इमेज के द्वारा मैनुअल हार्वेस्टिंग मेथड को देख सकते हैं। हार्वेस्टिंग इज मैनुअली डन बाय यूजिंग सिकल्स। हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया को हाथों का इस्तेमाल करते हुए सिकल के द्वारा किया जाता है, हंसिए के द्वारा किया जाता है। बट क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड पैडी कैन आल्सो बी हार्वेस्टेड बाय यूजिंग मशीन्स कॉल्ड हार्वेस्टर्स। लेकिन गेहूं और धान के फसलों को बड़ी मात्रा में मशीनों के द्वारा काटा जाता है। इन मशीनों को हार्वेस्टर्स कहा जाता है। एज फॉर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड टीज एक्सेट्रा हैंड पिकिंग मेथड इज यूज। और सब्जियों, फलों, फूलों और चाय की प्रक्रिया में हाथों के द्वारा ही कटाई की जाती है। एज फॉर थ्रेसिंग इट वाज डन इन द पास्ट बाय हैंड। जहाँ तक थ्रेसिंग की बात है, जहाँ तक मड़ाई की बात है, पहले इसे हाथ से करते थे और विथ द हेल्प ऑफ एनिमल्स यूजिंग ए डिवाइस, या हम जानवरों के द्वारा करते थे एक डिवाइस का इस्तेमाल करके। हियर यू कैन सी द इमेज हाउ हार्वेस्टिंग ऑफ टी बाय हैंड पिकिंग मेथड, हाउ ए फार्मर is harvesting tea by the method of hand pickling. As for threshing, it was done by the past by hand. Past में मीन्स पहले थ्रेसिंग की प्रक्रिया हाथों से की जाती थी या with the help of animal using a device made of cotton sticks, या हम इसको एक ऐसे डिवाइस के द्वारा करते थे, एक ऐसे यंत्र के द्वारा करते थे जिसमें कॉटन स्टिक्स लगे होते थे। और इस डिवाइस को दिस डिवाइस वाज ड्रॉन बाय ऑक्सन। इस डिवाइस को बैलों के द्वारा खींचा जाता था ओवर द हार्वेस्टेड क्रॉप लाइक व्हीट एंड टिल द चाफ एंड गेन्स आर सेपरेटेड। और इसे तब तक चलाया जाता था बैलों के द्वारा जब तक कि भूसा और दाना दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो जाते थे। और सामान्यतः यह प्रक्रिया व्हीट में इस्तेमाल की जाती थी, गेहूं की फसल में उपयोग में लाई जाती थी। बट दीज डेज मशीन कॉल्ड थ्रेसर इज यूज्ड। लेकिन इन दिनों एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसे थ्रेसर कहा जाता है। ए थ्रेसर इज पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। इस थ्रेसर को या तो बिजली के द्वारा या डीजल के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। स्टूडेंट्स, हियर इमेज इज गिवन हाउ फार्मर्स आर थ्रेसिंग देयर क्रॉप्स। ए कंबाइंड इज एन एडवांस्ड मशीन which harvests as well as threshes the crops at the same time। एक कंबाइन मशीन और एडवांस मशीन आ गई है जो कि फसल की कटाई और मड़ाई दोनों एक साथ करती हैं। बट द यूज ऑफ कंबाइन इज हार्मफुल इन टू वेज। लेकिन कंबाइन का इस्तेमाल करना दो प्रकार से नुकसानदायक है। फर्स्टली इट वेस्ट गुड अमाउंट ऑफ चाफ। पहले तो इससे भूसे की एक अच्छी मात्रा वेस्ट हो जाती है, खराब हो जाती है, नुकसान होती है। दैट मेक्स गुड फॉडर फॉर द कैटल, जिससे पशुओं के लिए एक अच्छा चारा बनाया जा सकता है। हियर स्टूडेंट यू कैन सी द कंबाइन मशीन हाउ इट हार्वेस्ट एंड थ्रेशेस द क्रॉप्स। Secondly, it leaves much more stubble in the fields that has to be burned, which causes a lot of pollution। दूसरा यह है कि यह खेतों में बड़ी बड़ी खूंटियाँ छोड़ देती है, ढेर सारी खूंटियाँ छोड़ती हैं जिन्हें बाद में जलाना पड़ता है। इससे ढेर सारा पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। A mixture of grain and chaff is obtained after threshing a wheat harvest। जब हम गेहूं की फसल को थ्रेश करते हैं मीन्स मड़ाई इसकी करते हैं, मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड चाफ इज ऑब्टेन्ड।
दाने और भूसे का एक मिश्रण प्राप्त होता है। दे आर सेपरेटेड बाई कन्वेंशनल मेथड ऑफ विनोइंग, और इन्हें परंपरागत बुनने की प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। इट इज़ डन बाई यूजिंग ए फ्लैट बास्केट कार्ड विनोइंग फैन। इन्हें एक फ्लैट बास्केट का इस्तेमाल करके भी किया जाता है। इन बास्केट्स को विनोइंग फैन कहा जाता है, मीन्स बुनने वाला पंख कहा जाता है। Students, as you can see that how some ladies are making the process of winnowing. Students, इमेज में आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं भूसे और दाने को एक दूसरे से अलग कर रही हैं ओसाने की प्रक्रिया में। The next thing is given, the mixture of chaff and grain is let fall from the winnowing fan. इस विनोइंग फैन के आगे भूसे और दाने का जो मिश्रण है उसे गिरने दिया जाता है। राइजिंग इट ओवर द हेड ऑन द डेज विद द मॉडरेट विंड। जब पर्याप्त मात्रा में हवा चल रही होती है तो इसे सर की ऊंचाई से दिन में गिराया जाता है। द चाप बीइंग लाइटेड इज ब्लोन टू द ए डिस्टेंस। भूसा हल्का होता है इसीलिए यह एक कुछ दूरी तक उड़ के चला जाता है। इट फॉल्स डाउन टू द ग्राउंड, और फिर यह जमीन पर गिर जाता है। बट द ग्रेन बीइंग हैवियर फॉल्स जस्ट बिलो द फ्रंट ऑफ एज ऑफ द विनोइंग फैन। और दाना भारी होता है वह विनोइंग फैन के ठीक नीचे थोड़ा सा आगे जा कर के गिर जाता है। दस टू हीप्स आर ऑब्टेन्ड। इस प्रकार से दो प्रकार के ढेर लग जाते हैं। दैट इज वन ऑफ ग्रेन एंड अदर ऑफ चेप, जिसमें एक दाने का और दूसरा भूसे का होता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज गिवन, क्रॉप स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। फसल को भंडारित करना और उसे सुरक्षित रखना। द ग्रेन्स obtained are not suitable for storage as they contain some moisture in them. जो दाने हम प्राप्त करते हैं उन्हें स्टोरेज के लिए सूटेबल नहीं माना जाता है, रखने के लिए, भंडारित करने के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। एज दे कंटेन सम मॉइस्चर, क्योंकि इनमें कुछ नमी होती है। सो दे आर फर्स्ट ड्राइड अप इन द सन, इसलिए इन्हें पहले सूर्य के प्रकाश में सुखाया जाता है। देन दे आर फिल्ड इन लार्ज बैग्स ऑफ स्टोरेज, उसके बाद इन्हें बड़े बड़े बोरों में स्टोरेज करने के लिए, भंडारित करने के लिए भर दिया जाता है। दे आर आल्सो स्टोर्ड इन लार्ज बिन्स, और इन्हें बड़े बड़े बिन्स में भी स्टोर किया जाता है। कंटेनर्स में, बड़े बड़े बर्तनों में भी इन्हें स्टोर कर लिया जाता है। दीज बिन्स आर यूजुअली यूज्ड इन होम्स टू प्रिजर्व एंड स्टोर द ग्रेन्स ऑफ द होल ईयर। इन बिन्स का इस्तेमाल हम अपने घरों में सुरक्षित दानों को रखने के लिए पूरे साल भर करते हैं। मीन्स ये बिन्स हमारे घरों में होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स जो हमारे घर में होते हैं उनमें हम अपने इन दानों को साल भर सुरक्षित रखने के लिए स्टोर कर देते हैं। द बैग्स फुल ऑफ ग्रेन्स आर सेंट टू द वेरियस एजेंसीज फॉर देयर स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और ये बैग्स, ये बोरे जो ग्रेन्स से भरे होते हैं, अनाज से भरे हुए होते हैं, इन्हें अलग अलग प्रकार की, विभिन्न प्रकार की एजेंसियों में भेज दिया जाता है ताकि ये यहाँ पर स्टोर किए जा सकें, भंडारित किए जा सकें या वितरित किए जा सकें, डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। इन इंडिया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य निगम सच एज FCI हैज़ लार्ज गोडाउन्स टू स्टोर द ग्रेन्स। इसके पास बड़े बड़े गोदाम हैं ताकि उसमें ग्रेन्स को, अनाज को स्टोर किया जा सके।
बिफोर द ग्रेन्स आर स्टोर्ड द गोडाउन्स आर मेड फ्री फ्रॉम पेस्ट्स। ग्रेन्स को इन गोदानों में स्टोर करने से पहले इन्हें पेस्ट से फ्री कर लिया जाता है। मीन्स इन्हें कीटनाशक जीवों से, कीटों से मुक्त कर लिया जाता है। दे आर स्प्रेड विथ केमिकल्स टू रिमूव द इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। इनमें विभिन्न प्रकार के केमिकल्स को छिड़क दिया जाता है जिससे छोटे छोटे जीव और कृंतक जीव, कुतरने वाले जीव यहाँ से हट जाएं। स्टोर्ड ग्रेन्स आर इंस्पेक्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और यह ग्रेन जो कि इसमें स्टोर किया जाता है उसे समय समय पर इंस्पेक्ट किया जाता है, उसे देखा जाता है। द नेक्स्ट हेडिंग इज क्रॉप इम्प्रूवमेंट, दैट मीन्स फसल सुधार। द फार्मिंग प्रैक्टिसेस कीप बीइंग इम्प्रूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर डिमांड। कृषि की जो तकनीकें रहे हैं, जो विधियां हैं, उन्हें समय समय पर सुधारा जाता है जैसा कि समय की मांग होती है। सच एज देयर इज नीड टू इंक्रीज द आउटपुट ऑफ क्रॉप टू मीट द नीड ऑफ द एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन दैट हैव बिकम ओवर 100 crore नाउ। अब वर्तमान में हमें और ज़्यादा फसल से उत्पादन करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और अब तो 100 करोड़ से भी अधिक हो गई है। द yield ऑफ फूड स्टफ्स हैज़ आल्सो ग्रोन फ्रॉम 45 million tons in 1970 to over 200 million tons a year। अब हमें खाद्य पदार्थों का उत्पादन भी बढ़ाना चाहिए, जैसा कि 45 मिलियन टन 1970 में था, जो अब बढ़ करके 200 मिलियन टन एक साल में हो गया है। इट हैज़ हैपेंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि नीचे लिखे गए जो फैक्टर्स हैं वे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उत्तरदायी हैं। फर्स्ट फैक्टर इज क्लेमिंग ऑफ वेस्ट लैंड्स, मीन्स खाली पड़ी हुई भूमि को कृषि योग्य बना करके। दूसरा इम्प्रूव्ड सीड्स, मीन्स इम्प्रूव किए हुए ऐसे सीड्स जिनका प्रोडक्शन अधिक हो उनका इस्तेमाल किया गया। थर्ड इज साइंटिफिक मेथड्स, कृषि में साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया गया, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया गया। पेस्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल के द्वारा हमें अपने फसलों को सुरक्षित किया गया। फिफ्थ सॉइल इम्प्रूवमेंट, मिट्टी में सुधार किया गया। एंड बेटर स्टोरेज, स्टोरेज के प्रोसेस को बेटर किया गया। मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिश्रित फसल उगाने की प्रक्रिया अपनाई गई। एंड क्रॉप रोटेशन और फसल चक्र का इस्तेमाल किया गया। इसके द्वारा ही क्रॉप इम्प्रूवमेंट हो पाया।